प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अर्थशास्त्र के ओरिजिन से लेकर कीन्स तक के सफ़र को संक्षिप्त में समझेंगे, जिससे हम आगे का अध्ययन जारी रख सकें। इससे पूर्व के ई लेक्चर में मैंने अर्थशास्त्र के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के पेपर फर्स्ट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह की शाखा है, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, और उसके बाद नेशनल इनकम और उसके सभी कंपोनेंट्स और मेजरमेंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और अलग अलग ई लेक्चर बनाए थे। आशा है कि आपने सभी सुने होंगे, समझे होंगे, जिससे आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अब हम दूसरे चैप्टर जो कि पेपर फर्स्ट के लिए है, उसके लिए अर्थशास्त्र के ओरिजिन से लेकर कीन्स तक के सफ़र को सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद कीन्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रतिष्ठित सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं, उसके बाद में कीन्स के सिद्धांत, कीन्स के विचार बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और 1930 से लेकर विकास केंद्रित अर्थव्यवस्थाओं तक कीन्स के विचार बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और आज भी अनेक ऐसे सिद्धांत हैं जो अनेक देशों द्वारा अपनाए जाते हैं। और अर्थशास्त्र का पहला पेपर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें भी कीन्स के जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, नियम प्रतिपादित किए गए हैं, उन पर उनका ज़्यादा समावेश है। शुरू करते हैं अर्थशास्त्र के सफ़र को। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया है: 1776 से पूर्व, 1776 और 1776 के बाद, और फिर 1930, 1776 से लेकर 1930 और 1930 के बाद कीन्स का आगमन। यहाँ तक मैं जो आपके कोर्स में है उस तरह की बात ही बताऊंगा। वैसे काफ़ी कुछ इस दौरान घटित हुआ था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, लेकिन मैं ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके बेस को समझने के लिए, उनके बेस बनाने के लिए, उनका नींव मजबूत करने के लिए यह ई लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि मेरा मानना है, अर्थशास्त्र मनुष्य के जन्म के साथ ही पैदा हो जाता है। जैसा कि मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपको पहले, जो अर्थशास्त्र के ओरिजिन से संबंधित था। लेकिन अर्थशास्त्र अलग विषय के रूप में बहुत बाद में पढ़ा जाने लगा और अर्थशास्त्र एक अलग विषय के रूप में बहुत बाद में अस्तित्व में आया और इसको स्वतंत्र अस्तित्व में लाने का श्रेय एडम स्मिथ को जाता है, जिन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, और इसका पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। और 1776 से ही अर्थशास्त्र अपने स्वतंत्र वजूद में आया, अलग विषय के रूप में पहचान बनाने लगा। चूंकि एडम स्मिथ स्वयं एथिक्स के प्रोफेसर थे, ऐसा आप सभी जानते हैं, और अंत में वे एक फिलोसोफर हो चुके थे, एक दार्शनिक के रूप में भी उभरे थे, और उनके ऊपर, उनके विचारों के ऊपर उनसे पूर्व के दार्शनिकों और उनके समकालीन दार्शनिकों का बहुत असर पड़ा था। यदि हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, जो कि 1776 से पहले की है, तो उसमें वणिकवादियों के विचार और प्रकृतिवादियों के विचार काफ़ी महत्वपूर्ण विचार हैं। वणिकवादियों के विचार व्यापारवाद और व्यापार और वाणिज्य से ओतप्रोत थे, अधिक से अधिक उत्पादन को प्रेरित करने वाले थे और उत्पादन और व्यापार में वृद्धि करने से संबंधित विचार थे। उनका मानना था कि उत्पादन में वृद्धि करते हैं तो रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी तो उत्पादन में लगे जो रोजगार के साधन हैं उनको आय प्राप्त होगी, उनको जब आय प्राप्त होगी तो वे अपने उपभोग के स्तर को बढ़ाएंगे, वो अपने आर्थिक जो क्षमता है उसमें वृद्धि होने पर, क्रय शक्ति में वृद्धि होने पर, वो अपने
आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे, उपभोग के स्तर को बढ़ाएंगे, आर्थिक कल्याण में वृद्धि करेंगे, अर्थात अपने जीवन स्तर में उपभोग के स्तर को बढ़ाकर वृद्धि करने की कोशिश करेंगे, जिससे जो बढ़ा हुआ उत्पादन है वो सब वितरित हो जाएगा और पुनः जो रोजगार के साधनों को आय प्राप्त हुई थी वो उत्पादन के क्षेत्र को चली जाएगी और इस तरह से आय का सर्कुलेशन होगा। और जब आय का सर्कुलेशन होगा और पुनः उत्पादकों के पास में, वितरकों के पास में, व्यापार बढ़ाने वालों के पास चला जाएगा तो उनको लाभ प्राप्त होगा। लाभ से प्रेरित होकर वे फिर उत्पादन में वृद्धि करेंगे। इस तरह से उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, उपभोग में वृद्धि होगी। इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। इसी तरह से अन्य विचार भी कुछ बिखरे हुए रूप में थे, साथ में प्रकृतिवादियों के विचार भी उभरे थे और बाकी काफ़ी महत्वपूर्ण विचार थे। प्रकृतिवादियों के विचार बिल्कुल भिन्न थे और उनका ये कहना था कि हमारा जीवन है वो प्रकृति पर के ऊपर ही निर्भर करता है। प्रकृति ही है जो हमें पालती है। इसलिए हम जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए हमें प्रकृति की संरक्षण करते हुए, सुरक्षा करते हुए अपने जीवकोपार्जन करना चाहिए, अपने जीवन को चलाना चाहिए। और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जितने भी क्रियाकलाप करते हैं वो सब प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है कि इसकी सुरक्षा करें, इसका संरक्षण करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी हम एक सुरक्षित और संरक्षित प्रकृति दे सकें। ऐसे विचार प्रकृतिवादियों के थे। इससे पूर्व अर्थशास्त्र कभी धर्म के साथ थी, तो कभी राजनीति के साथ थी, तो कभी अन्य क्षेत्र के या विषयों के साथ में संलग्न रही। जैसा कि आप जानते हैं, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी वो मौर्य साम्राज्य काल से संबंधित थी और मौर्य साम्राज्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय कौटिल्य ने उनके शासनकाल को किस तरह से चलाया जाएगा, कितनी सेना की आवश्यकता होगी, उस सेना के सैनिकों का भरण पोषण कैसे होगा, कितना कोष होना चाहिए, कितना राजकोष होना चाहिए, इस संबंध में अपनी अर्थशास्त्र लिखी थी। और वो अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित थी, इसलिए वो राजनीतिक अर्थशास्त्र कहलाती है। यद्यपि जब स्वतंत्र अर्थशास्त्र हुई उसके बाद भी एक समय फिर से आया जब विकास केंद्रित परिभाषाएं गढ़ी गई और लोकतंत्र सरकारें आई, तो उसके बाद फिर से अर्थशास्त्र राजनीति के साथ जुड़ी और पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में भी पढ़ाई जाती है और पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में उभर कर सामने आई। और पॉलिटिक्स अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को बहुत, कभी आर्थिक विचार हावी रहते हैं तो कभी पॉलिटिक्स हावी रहती है। और अंततः आर्थिक विचार जो है, आर्थिक सिद्धांत है, आर्थिक नियम है, वो पॉलिटिक्स के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, पॉलिटिक्स के द्वारा ही उनको अमल में लाया जाता है। और पूरा जो प्रशासन होता है, पूरा जो सिस्टम होता है सरकारी, वो उन्हें लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। हम चलते हैं, चूंकि मैंने ये इस तरह के जो आपको बात बताई, मैंने कहा था कि जन्म से मनुष्य के जन्म के साथ ही अर्थशास्त्र पैदा हो जाती है। तो अर्थशास्त्र का जन्म कोई 1776 में नहीं हुआ है। अर्थशास्त्र तो मनुष्य के जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये अलग अलग विचारों के रूप में, बिखरे हुए सिद्धांतों और नियमों के रूप में, तो कभी राजनीति के साथ में, तो कभी धर्म के साथ में, तो कभी प्रकृतिवादियों के विचारों के रूप में, तो कभी वणिकवादियों के विचारों के रूप में रही है। लेकिन अर्थशास्त्र स्वतंत्र अस्तित्व में 1776 में आई और स्वतंत्र विषय के रूप में जो स्थापना करने का श्रेय है, अस्तित्व में लाने का श्रेय है, वो एडम स्मिथ को जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान दिलाई, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसके बाद के सफर को हम देखते हैं तो 1776 के बाद अर्थशास्त्र की 4 मुख्य परिभाषाएं, 1930 की जो महान मंदी है उससे पहले की जो सफ़र है उसके बारे में हम बात करें तो 1776 से लेकर आज तक अर्थशास्त्र को मोटे तौर पर 4 परिभाषाओं के बांटा जाता है, 4 परिभाषाओं में विभाजित किया जाता है। और 4 बड़ी परिभाषाएं, वृहद परिभाषाएं, वो इस प्रकार है। सबसे पहली परिभाषा जो कि एडम स्मिथ और इनके अनुयायियों द्वारा दी गई थी, धन के विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया था। और ये जो परिभाषा है ये प्रतिष्ठित विचारधारा की परिभाषा कहलाती है, क्योंकि ये एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को स्वतंत्र वजूद
दिलाया, और इसलिए ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं, यानी प्रतिष्ठित या परंपरागत या परंपरावादी विचारधारा कहलाती है। और उसके बाद कल्याण की परिभाषा मार्शल द्वारा दी गई। इसके अनुयायी भी रहे थे, जैसे कि असिमाकोपुलस हो या फिर और अन्य कैनन है, इस तरह के अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने वालरस है, जिन्होंने कल्याण के अर्थशास्त्र को की परिभाषा को फॉलो किया और उसको और समृद्ध किया। यद्यपि धन का विज्ञान था, धन के विज्ञान के रूप में जो परिभाषा थी वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की थी, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी, लेकिन एक समय वापस ऐसा आने लगा जबकि अर्थशास्त्र को एक कुबीर का अर्थशास्त्र या फिर रोटी के टुकड़े का अर्थशास्त्र समझा जाने लगा। उस समय मार्शल आए, चूंकि अल्फ्रेड मार्शल, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने खूब पढ़ा उनको, और अल्फ्रेड मार्शल के सिद्धांत, नियम, मांग का नियम, मांग के सिद्धांत और मांग की लोच के सिद्धांत, और आप अंत तक जो पढ़ते हैं वो मार्शल के सिद्धांत पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने, उनका जो मत था, उनका झुकाव था, वो प्रतिष्ठित विचारधारा के साथ ही था, और वो हमेशा ही प्रतिष्ठित विचारधारा को स्थापित करने में लगे रहते थे, लेकिन उसको और ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय भी मार्शल को दिया जाता है। मार्शल ने जब अर्थशास्त्र की ये परिभाषा और अर्थशास्त्र ग्रंथ में जा रहा था, उस समय पुनः स्थापित करने का काम किया, और उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र न केवल धन का विज्ञान है, बल्कि इससे भी ऊपर अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए है। धन का उपयोग किस तरह से किया जाए जिससे मनुष्य के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके, इस तरह की परिभाषा मार्शल ने दी थी, और उनके अनुयायियों ने इसको और समृद्ध किया था। उसके बाद एक परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट आई थी, वो थी रॉबिन्स द्वारा दी गई परिभाषा, दुर्लभ साधनों का सिद्धांत, जैसे चयन का अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। ये परिभाषा थी कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, उन्हें पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं या दुर्लभ हैं, लेकिन इन दुर्लभ साधनों का, इन सीमित साधनों का वैकल्पिक उपयोग हो सकता है। इसलिए हमारे सामने बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है, और वो चयन की समस्या होती है कि हमारी उन अनंत आवश्यकताओं में से तीव्र या उग्र आवश्यकताओं को का चयन करते हुए हम उन्हें पहले पूरा करें, और हमारे पास में जो दुर्लभ या सीमित साधन हैं उनका उपयोग हम इस तरह से करें, क्योंकि वो वैकल्पिक उपयोग वाले हैं कि इस अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने में उनका उपयोग किया जा सकता है। तो उन साधनों को समुचित उपयोग करने का चयन हमें करना पड़ेगा, और इस तरह से अर्थशास्त्र दुर्लभ साधनों के अनंत आवश्यकताओं में से चुनी हुई आवश्यकताओं या प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने को का हमें सिखाती है। इस तरह की परिभाषा रॉबिन्स द्वारा दी गई थी, जो कि दुर्लभ साधनों के परिभाषा के रूप में भी जानी जाती है। और चौथी जो परिभाषा थी वो थी विकास केंद्रित परिभाषा या विकास केंद्रित अर्थशास्त्र, जो कि सैमुअलसन द्वारा दी गई। ये जब विश्व में बहुत कुछ उथल पुथल हो चुका था, और अनेक देश ब्रिटिश हुकूमत से अपनी आज़ादी पा चुके थे, और प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो चुका था। उसके बाद जब प्रत्येक देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, और स्व प्रेरणा से दूसरों को देखते हुए कि जिस तरह से ये दूसरे देश विकसित हो रहे हैं, या उनकी विचारधारा किस तरह से है, किस तरह से वो अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं, सभी का विकास किस तरह से कर रहे हैं, चौमुखी विकास किस तरह से हो सकता है, तो ये नई विचारधारा आई थी, और ये विकास केंद्रित परिभाषा कहलाती है, विकास केंद्रित अर्थशास्त्र है। और इसमें सततता भी आई थी, डायनेमिक इकोनॉमिक्स भी है, यानी कि स्टैटिक जो परिभाषा थी, स्थितिक परिभाषा के रूप में पहले की परिभाषाएं रही, लेकिन उसके बाद में इसमें ये सस्टेनेबल की भी बात आई थी कि आज की चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, उन्हें ये तय करना पड़ेगा कि हमारे पास में कितने उपलब्ध संसाधन हैं, और उन संसाधनों का हम किस तरह से उपयोग करें कि आज की आवश्यकता भी हम पूरी कर सकें, और आने वाली भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए उपलब्ध साधनों का आवंटन करें, और आज की आवश्यकताओं के साथ में आने वाली आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थाओं का उपयोग करें। ये विकास केंद्रित परिभाषा थी। और
अब हम चलते हैं ये परिभाषाओं के बाद में कि 1776 से लेकर 1930 तक का जो हमने सफ़र के बारे में विस्तार से जो चर्चा हुई, इसमें 4 परिभाषाओं के अलावा जो जब हम इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहली जो प्रतिष्ठित विचारधारा थी जो 1776 में उभर कर सामने आई थी, काफ़ी कुछ वणिकवादियों के विचारों से उत्प्रोत थी और कुछ अन्य विचार जो इस तरह से बिखरे हुए थे उन विचारों से काफ़ी मेल खाती हुई थी, जिसमें ये माना जाता था कि जो कुछ भी है वो उत्पादन में वृद्धि करने से, उपभोग में वृद्धि करने से, रोजगार में वृद्धि करने से मानव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सकती है और इसके लिए हमें मुक्त अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होगी। हमें इस तरह की अर्थव्यवस्था की, इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम की आवश्यकता होगी जिसमें किसी तरह का हस्तक्षेप न हो, यानी कि मुक्त अर्थव्यवस्था हो, सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो और ख़ास करके ऐसे जो उत्पादन के क्षेत्र हैं उनमें तो बिल्कुल भी न हो। इस तरह की मान्यताएं लेकर प्रतिष्ठित विचारधारा आगे बढ़ रही थी और रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत इन मान्यताओं पर ही आधारित था और इसमें बहुत बड़ी भूमिका या बहुत बड़ी जो मान्यता थी वो से के बाजार नियम से ली गई थी। और से का बाजार नियम क्या कहलाता है, क्या कहता है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यानी कि मैं ये फिर से आपको कहना चाहूँगा कि प्रतिष्ठित विचारधारा या प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत है या दूसरे सिद्धांत भी है, वो सब ये मानते थे कि मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, लेसेस फेयर होना चाहिए, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए, जिससे हम कहते हैं लेसेस फेयर, यानी सरकारी हस्तक्षेप कम से कम हो और कोई भी वस्तु का मूल्य निर्धारण उस बाजार की शक्तियों द्वारा हो, अर्थात उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा वस्तु की कीमत का, वस्तु की मात्रा का और वस्तु की मांग का निर्धारण होना चाहिए। अब वस्तु का मतलब यहाँ पे उत्पादित की हुई सभी माल तैयार, उसके अलावा जितने भी साधन हैं उनके बारे में भी प्रतिष्ठित सिद्धांत यही कहता है कि सभी वस्तुओं, सभी जो उत्पादन के साधन हैं वो भी तो तैयार माल या सेवाएं सभी वस्तुएं ही हैं और उनके अनुसार इन सभी के मूल्य का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा अर्थात मांग और पूर्ति के निर्धारण के द्वारा होना चाहिए। जहाँ पे मांग और पूर्ति दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होती है, वहीं पे मांग और पूर्ति की मात्रा तय होती है और कीमत भी वहीं तय होनी चाहिए। अर्थात मुक्त बाजार तय करेगा कि किसी भी वस्तु की कीमत कितनी होगी, चाहे वो मुद्रा ही क्यों ना हो। मुद्रा के ब्याज का यानी पूंजी की ब्याज का निर्धारण भी बाजार ही तय करेगा। से का बाजार नियम जो है वो ये कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। आप तो बाजार में वस्तुओं को फेंक दीजिए, आप तो जितना उत्पादन करना चाहते हैं करिए और करके आप उत्पादन करके आप बाजार में डाल दीजिए, अपने आप खरीदार आएंगे। जितना भी उत्पादन आपने किया है वो स्वतः ही मांग पैदा होगी, स्वतः ही वो बिक जाएगा। उसके कारण पीछे वो बताते हैं कि जितने मात्रा में आप उत्पादन करते हैं, जितने मात्रा में आप उत्पादन करते हैं, सभी प्रकार के उत्पादन में उत्पादन के साधनों का योगदान रहता है, अर्थात उत्पादन के साधन उसमें लगे रहते हैं। तो जब उत्पादन के साधन उसमें लगे रहते हैं, जितना अधिक उत्पादन करेंगे उतने ही अधिक आप रोजगार पैदा कर सकते हैं। तो जब रोजगार ज़्यादा पैदा करेंगे यानी कि उत्पादन के साधनों को अधिक मजदूरी मिलेगी, अधिक रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो जितने भी उत्पादन किया है तो बढ़ी हुई क्रय शक्ति उस पूरे उत्पादन को खरीद लेगी, उसके लिए मांग पैदा करेगी। इस तरह से जितना भी उत्पादन किया है वो सारा का सारा बिक जाएगा और जब सब पूरा का पूरा माल बिक जाएगा तो ऐसी स्थिति में फिर उत्पादन जो क्षेत्र है, उत्पादक है, वो प्रेरित होंगे और नया उत्पादन करेंगे। इस तरह से कभी भी बाजार में अति उत्पादन की समस्या उत्पादन नहीं होता है और प्रोडक्शन समस्या कभी भी उत्पन्न होती ही नहीं है इनके अनुसार। लेकिन
और भी कई मान्यताएं हैं, लेकिन ये सब जो है वो 1930 की महान मंदी जब आई तो ये सारी मान्यताएं, सारी बातें एक तरह से फीकी लगने लगी, और पूरे अभी तक के जितने भी सिद्धांत थे वो सब धराशायी से होते होते दिख रहे थे। क्योंकि 1930 की महान मंदी में जो एक नया नज़ारा दिख रहा था वो ये था कि बाजार वस्तुओं से अटा पड़ा था, जबकि केन्स जबकि से क्या कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स साउंड डिमांड, यानी कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है, कभी भी अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। जबकि 1930 में बाजार में माल ही माल था, यानी उत्पादन तो पड़ा था, वस्तुएं पड़ी थी, लेकिन उसके खरीदार नहीं थे, उसकी मांग बिल्कुल नहीं थी। मांग धीरे धीरे घटती घटती बिल्कुल कम पड़ गई थी, जिसकी वजह से वस्तुएं अनबिकी रह गई थी। ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन, इससे पहले के सिद्धांत कहते थे ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन अभी क्या दिख रहा था 1930 में, ओवर प्रोडक्शन, जबरदस्त ओवर प्रोडक्शन की समस्या सामने आ रही थी, और वस्तुएं अनबिकी बाजारों में, दुकानों में पड़ी थी, जिसकी वजह से उत्पादक डीमोटिवेटेड हो गए। मोटिवेशन मिलता कब? जबकि मांग पैदा होती है और वस्तुएं बिक जाती है तो उनको लाभ प्राप्त होता है, और जब लाभ प्राप्त होता है तो फिर और अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन इससे उल्टा हो रहा था, वस्तुएं बिकी नहीं, अनबिकी वस्तुएं, जब रिटेलर से वस्तुएं नहीं बिक रही थी तो वो और आगे होलसेलर को रोक रहे थे, पहले वाले दिए और नया ऑर्डर नहीं दे रहे थे। जब होलसेलर को नहीं मिल रहा था तो वो उत्पादकों का पहले का ऑर्डर रोक रहे थे और नया ऑर्डर भी नहीं दे रहे थे। तो उत्पादक इससे हतोत्साहित होके अपने माल की उत्पादन में कमी कर रहे थे, जिससे रोजगार में, यानी कि जो उत्पादन में साधन लगे हुए हैं उनको वो धीरे धीरे छंटनी करते हुए निकालने लगे थे। इस तरह से रोजगार में कमी हुई, जिससे रोजगार में लगे साधनों की आय में कमी हुई, जिससे उनकी क्रय शक्ति में कमी हुई, और क्रय शक्ति कमी हुई तो मांग में कमी हुई। इस तरह से एक उल्टा रोटेशन चला, जिसकी वजह से महान मंदी आ गई थी। अभी तक के सारे सिद्धांत धराशायी से होते नजर आ रहे थे, और ऐसे समय में कीन्स आए। चूंकि कीन्स तो पहले ही आ चुके थे, कहते हैं 1911 में यहाँ भारत में भी उन्होंने आईसीएस का एग्जाम दिया था और पास किया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पढ़ाना ज़्यादा उचित समझा। वो अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, और अर्थशास्त्र क्या पढ़ाते थे? इससे पहले के जितने भी सिद्धांत थे उनको पढ़ा रहे थे। जब चूंकि वो अपने कक्षाओं में भी और अन्य जगह भी भाषण देते थे तो प्रतिष्ठित सिद्धांतों के बारे में बताते थे लोगों को, तो लोग उनसे सवाल करने लगे कि ये क्या हो रहा है? आप तो कहते हुए कि से का बाजार नियम ये कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स साउंड डिमांड, कभी ओवर प्रोडक्शन की समस्या नहीं उत्पन्न होती है, सरकार को कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाजार को खुले रूप में छोड़ देना चाहिए। तो फिर ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है। अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, और अब महान मंदी जैसी स्थिति है, और फिर भी आप कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो फिर इसका जवाब चाहिए या तो, और या जितने भी अर्थशास्त्री हैं उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए, या फिर कौन करेगा इसका, इस महान मंदी से कौन उबारेगा? तो कीन्स ने इन सिद्धांतों को विरोध करना शुरू किया, लेकिन कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद कीन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की। यद्यपि कहते हैं कि 1936 तक आते आते महान मंदी धीरे धीरे कम पड़ गई थी, और मंदी से बहुत सारे देश, विश्व के बहुत सारे देश उभरने लग गए थे, और कई देश तो उभर भी चुके थे। यद्यपि कीन्स की ये पुस्तक जो है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, जिन्हें नया अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। प्रोफेसर हैरिस ने इसे न्यू इकोनॉमिक्स कहा है, और ये कीन्स का जो नया अर्थशास्त्र है प्रतिष्ठित सिद्धांतों से बिल्कुल भिन्न है। लेकिन प्रतिष्ठित, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिष्ठित सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है या फिर प्रासंगिकता नहीं है। प्रतिष्ठित सिद्धांतों की प्रासंगिकता आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन उस समय कीन्स का ये अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र रहा है, और कीन्स का अर्थशास्त्र भी सदैव के लिए प्रासंगिक रहेगा। कीन्स ने पहले प्रतिष्ठित सिद्धांतों को पढ़ाया, उसके बाद उनका विरोध किया, उसके बाद अपनी ये पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक के साथ साथ, और इस पुस्तक में और इसके साथ साथ अनेक नियम, सिद्धांत प्रतिपादित किए, जिन्हें हम प्रभावी मांग का सिद्धांत के रूप में, प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड के सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं। प्रभावपूर्ण मांग और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि समग्र मांग फलन, समग्र पूर्ति फलन के सिद्धांत के रूप में भी पढ़ते हैं। तो
बचत फलन उपभोग फलन के रूप में भी पढ़ते हैं, निवेश फलन के रूप में भी पढ़ते हैं, और व्यापार चक्रों में भी के उत्पन्न होने और उनको रोकने, उनको नियंत्रित करने के सिद्धांतों के रूप में भी हम कीन्स के सिद्धांत पढ़ते हैं। और इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले ई लेक्चर्स में करेंगे। धन्यवाद।